सभी प्यारे प्रशिक्षुओं को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के बारे में चर्चा करेंगे। और मैथ में इसके पहले जो ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न चल रहा है, इसकी पहले हम 44 क्वेश्चन तक पढ़ा चुके हैं। अगर आप उन क्वेश्चनों को नहीं देखे होंगे तो राजन सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है थर्ड सेमेस्टर का, वहां पे जाके आप देख सकते हैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से समझाया गया है, बताया गया है, जिससे कि आपको बिल्कुल आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। एकदम जीरो लेवल से बताया गया है चीजों को, तो आप वहां से देख लीजिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आज जो बात करेंगे वो हम 45 क्वेश्चन से बात करेंगे, ठीक है। और आप लोग उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें हीट वे का जो चल रहा है, गर्मी का जो सीजन इतना तेज चरम सीमा पे है, आप उस चीजों से बचिए। डिहाइड्रेशन जैसे संबंधियों बीमारियों से भी बचिए। ज्यादा से ज्यादा आप पानी का यूज करिए, जिससे कि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और आप उन सब चीजों से बचते हुए अपनी पढ़ाई को बरकरार रखिए। क्यों? क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और मे भी एग्जाम जून के लास्ट वीक में होने की संभावना पूरी है। तो इसीलिए आप लोग पढ़ाई को अच्छी तरीके से कंटिन्यू करते रहिए और गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा बचिए। अगर बाहर कोई काम ना हो तो आप बिल्कुल मत निकलिए, क्योंकि जैसा कि देख रहे हैं कि गवर्नमेंट से गाइडलाइन जारी की जा रही है कि आप 9-10 बजे के बाद 10 बजे के बाद 10 बजे से लेके 5 बजे के बाद आप उतने के बीच में आप घर में ही रहें। बहुत ज़्यादा आवश्यक कार्य है तभी तो निकले, नहीं तो फिर आप क्या करें, घर में ही रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 45 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रश्न 45 कह रहा है कि एक दीवार की लंबाई 5 मीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर तथा मोटाई 33 सेंटीमीटर है। ध्यान रखिएगा, ये मीटर में है, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। पैमाने का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, नहीं तो एग्जाम में थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से सारा कहानी खत्म हो जाता है, ठीक है। आप ऐसे पढ़ते चले गए, 5 में इंटू 33 मल्टीप्लाई करा दिए और आपको पता ही नहीं चला कि ये मीटर और सेंटीमीटर में दे रखा है। तो इस चीज का विशेष तरीके से ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं। एक दीवार की लंबाई 5 मीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर तथा मोटाई 33 सेंटीमीटर है तथा एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.7 सेंटीमीटर है। इस दीवार को बनाने में कितने ईंटों की संख्या लगेगी या संख्या होगी। कह रहा है कि दीवार को बनाने में कितने ईंट लगेंगे, यही चीज पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दीवार का आयतन निकालेंगे, ठीक। उसके बाद हम एक ईंट का आयतन निकालेंगे और उस दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन से भाग दे देंगे, तो दीवार में लगे ईंटों की संख्या हमको आसानी से पता चल जाएगी, ठीक है। तो दीवार का आयतन निकालना होगा आपको और एक ईंट का आयतन निकालना होगा। सबसे पहले हम पैमाना को चेंज कर लेते हैं। देखिए, सारे पैमाना सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, केवल दो पैमाना है जो ये मीटर में दिया, 5 मीटर और 3.5 मीटर, यही दिया है। तो हम ऐसा करते हैं कि लंबाई को चेंज कर लेते हैं। लंबाई बराबर किसकी लंबाई? दीवार की लंबाई। किसकी? दीवार की। दीवार की लंबाई बराबर कितना दिया है? 5 मीटर दिया हुआ है। अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो दोस्तों क्या करते हैं, एक मीटर में कितना होता है? एक मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 500 सेंटीमीटर हो गया। ये दीवार की लंबाई हो गई। अब हम दीवार की क्या निकाल रहे हैं? दीवार की चौड़ाई निकाल रहे हैं। जब दीवार की आप चौड़ाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वो कितना दिया है? 3.5 मीटर दे रखा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 3.5 में जब 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 350 आ जाएगा। 50 कितना हो जाएगा? 350 किस में आ गया? ये सेंटीमीटर में है।
और मोटाई दे ही रखा है। तो मोटाई कितनी दे रखी है? मोटाई इक्वल टू 33 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हमारे दीवार की लंबाई चौड़ाई और मोटाई हो गई। और ईंट की लंबाई चौड़ाई और मोटाई दे रखी है, वो सब सेंटीमीटर में दिया है। उसको परिवर्तित परिवर्तन करने की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। उसको वो सेंटीमीटर में दिया है, वो सेंटीमीटर में ही रहने देना है। अब हम निकालेंगे दीवार में लगे ईंटों की संख्या। तो यहां से निकाल लेंगे दीवार में लगे ईंटों की संख्या। दीवार में लगे ईंटों की संख्या बराबर क्या? दीवार का आयतन। दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। क्या? एक ईंट का आयतन। तो दीवार का आयतन क्या है? दीवार का आयतन दीवार का आयतन लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयतन ही होता है लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यहाँ लिख लीजिए एल इंटू बी इंटू एच। और वैसे यहाँ भी एल इंटू बी इंटू एच। तो एल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 500 सेंटीमीटर है। 500 इंटू चौड़ाई कितना, बी कितना दिया है? 350 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई कितना दिया है? 333 सेंटीमीटर। और बटा कितना हो जाएगा? एक ईंट का आयतन। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है एक ईंट का आयतन, लंबाई चौड़ाई और मोटाई। लंबाई कितना? 25 सेंटीमीटर। लंबाई कितना? 25 दे रखा है। इंटू चौड़ाई कितना? 10 दे रखा है। इंटू मोटाई कितना? 7.7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो काट लीजिए, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, खत्म हो गया। और 25 दूना 50, आया कितना? 20। ये हो गया। अब इस दशमलव को हटा दीजिए और यहाँ जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक। अब काटेंगे क्या? 11 तियां 33, 30 हो गया। और 11 सत्ते 77, 7 से काटिए, 7 बचे 35, सब कट गया, नीचे सब कैंसिल हो गया। बचा ऊपर क्या? 20 इंटू 5 इंटू 30। तो 20 पंचे 100, 100 इंटू 30 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 3000 ईंट की संख्या आ जाएगी। 3000 ईंट लगेंगे उस दीवार को बनाने में। कितना ईंट लगेंगे? 3000 ईंट लगेंगे। ठीक। तो कितना आ जाएगा? 3000 ईंट। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो सवाल में कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा ध्यान रखना था कि आपको पैमाना चेंज करना था। उसके बाद अगर ईंटों की संख्या पूछ रहा है तो क्या करेंगे? दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन से भाग दे देंगे। तो दीवार में लगे ईंटों की संख्या आसानी से आ जाएगी। तो ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी? ईंटों की संख्या 3000 हो जाएगी। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है। 46 अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का मिश्र धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जबकि ज्ञात कीजिए यदि ब्याज क्या है? अर्धवार्षिक देय हो। तो आपको बताया गया है कि जब ब्याज अर्धवार्षिक देय होता है तो क्या होता है? इस समय दूना हो जाता है और ब्याज की दर क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। यहाँ कंडीशन लिख लीजिएगा नोट पॉइंट में। यदि ब्याज अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक देय हो तो समय दोगुना व दर आधा हो जाता है। ठीक। समय क्या हो जाता है? दोगुना हो जाता है। वो दर कितना हो जाता है? आधा हो जाता है। तो चलिए अब हम सवाल को लगाते हैं। देखिए क्या क्या दे रखा है सवाल में, क्या क्या दिया हुआ है। दिया है मूलधन दे रखा है, पी बराबर कितना दे रखा है? पी इक्वल टू 2000 रुपया। और दर आर इक्वल टू कितना दिया है? 10%।
10% का आधा करेंगे, 10/2% करेंगे, आधा करेंगे तो कितना आएगा? 5%। क्योंकि यहाँ लिख लीजिएगा कि ब्याज क्या है? अर्धवार्षिक है। ब्याज अर्धवार्षिक देय है, इसलिए आधा हो गया। और समय कितना हो जाएगा? टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 वर्ष दिया है तो 1 वर्ष का मतलब क्या है? 2 छमाही। कितना? 2। 2 छमाही। समय कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है। का मिश्र धन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मिश्र धन पूछ रहा है, यानी ए बराबर पूछ रहा है। ए यानी मिश्र धन पूछ रहा है, मिश्र धन व चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज ये पूछ रहा है। तो हम मिश्र धन निकाल लेते हैं पहले। यहाँ निकालेंगे ए बराबर पी। फार्मूला क्या होता है? ए बराबर पी 1 + R/100 पावर टी। ए की वैल्यू कितना? ए की वैल्यू निकालना है। पी का मान दिया है 2000 रुपया। और 1 + R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10/2 मतलब 5%। 5/, कितना हो गया? 5/100 हो गया। ठीक है। और समय कितना है? 2 छमाही हो जाएगा। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 × 100। तो 2000 और 1 + 1/20 तो कितना हो जाएगा? 2000। 20 × 1 = 21। 21 कितना हो जाएगा? 21/20 इंटू 21/20। तो हो जाएगा कितना? एक जीरो, ये दो दो जीरो से कैंसिल हो गया। दो दूनी चार, दो दूनी चार, 4 × 5 = 20 हो गया। तो आया कितना? 5 × 21 × 21, 21 के समय 441। ठीक। 21 के समय 441 हो जाएगा। और 441, 5 × 441। तो 5 × 5, 5 × 4 = 20 का 0 हाथ लगा दो। 5 × 2 = 22। इतना रुपया आ गया। मिश्र धन कितना आ गया? मिश्र धन बराबर 2205। जब मिश्र धन बराबर 2205 आ गया तो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। मिश्र धन कितना आ गया? मिश्र धन बराबर 2205। 2205 है। और मूलधन कितना है? मूलधन बराबर कितना है? मूलधन बराबर 2000 रुपया। इतना है। अब हम यहां से क्या निकालेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन, मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक। तो मिश्र धन कितना दे रखा है? मिश्र धन आपका है 2205 रुपया है। और माइनस मूलधन कितना हो जाएगा? माइनस मूलधन 2000 हो जाएगा। ठीक है। मूलधन कितना हो गया? 2000। 2205 माइनस 2000 तो कितना आ गया? आ गया 205 रुपया मात्र। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ठीक। यही निकालना था। तो मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, तो एक मिश्र धन आपका आंसर ये हो गया और एक चक्रवृद्धि ब्याज आपका आंसर ये हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न लगेंगे। और यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से भी एक क्वेश्चन 100% पूछता है, तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। अच्छा, मेन चीज आप विशेष ध्यान क्या रखेंगे? ये जब अर्धवार्षिक देय हो, यहाँ पे देखिए, कभी तिमाही देय हो जाता है, कभी अर्धवार्षिक। और दोनों कंडीशन हम बहुत अच्छी तरीके से बताए हैं। अर्धवार्षिक देय के लिए भी बताए हैं और तिमाही देय के लिए। जब तिमाही होता है तो दर 1/4 हो जाता है, समय में 4 का मल्टीप्लाई हो जाता है, यही समय 4 गुना हो जाता है। और दर 1/4 हो जाता है। ठीक। चलिए अगला 47 नंबर का है, 800 का मिश्र धन कितने समय में इतना रुपया हो जाएगा? 926.10 हो जाएगा। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है और ब्याज प्रति छमाही दे है। इसमें भी ब्याज क्या है? प्रति छमाही दे है। 800 का मिश्र धन कितने समय में, यानी 800 क्या दिया है? पी। मूलधन कितना दे रखा है?
मूलधन 800 दे रखा है और मिश्र धन ए बराबर कितना दे रखा है। ए बराबर दिया है 926.10 ये दिया है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, यानी आर बराबर क्या है, 10% है, 10% है। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, कितने समय में, यानी क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, क्या, टाइम, समय पूछ रहा है, टी इक्वल टू पूछ रहा है। तो और यहाँ पे ब्याज क्या दिया है, ब्याज छमाही देय। जब ब्याज छमाही देय होता है तो दर क्या होता है, दर आधा हो जाता है, दर के बटा 10 के बटा 2 मतलब 5% हो जाएगा। अब हम फार्मूला लगा लेंगे, क्या, ए बराबर पी, ए बराबर पी 1 + R/100 पावर टी। जी, तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू 926.10 बराबर पी का मान 800 है और 1 + आर की वैल्यू दे रखी है 5 के बटा 100 के पावर कितना, टी। ये हो जाएगा 926.10 बटा कितना हो जाएगा इधर, 800 हो जाएगा, है ना। और बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया 5 × 1 = 5, 5 विषम में 100, 20 × 1 = 21, 21 बटा 20, 21 के बटा कितना हो गया, 20 के पावर टी। ठीक, ये हो गया। चलिए यहाँ पे देख लीजिए। अब हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे जब, तो ऊपर लिख लेंगे ये 92610 बटा क्या हो जाएगा, 800। दशमलव हटाने पे 2 अंक जीरो बढ़ा लेंगे, जब 2 अंक जीरो बढ़ा लेंगे तो एक जीरो से जीरो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है। अब फिर ये देखिए, आ गया क्या, आ गया ये 5261, 21 बटा लिख लीजिए, 21 बटा 20 के पावर टी। ठीक है। तो पिछले क्लास में भी 5261 आया था, तो 5261 किसका क्यूब है, 21 का, 21 के बटा 20 हो जाएगा ये, 20 में 400 × 800 के पावर 3 हो गया और बराबर 21 के बटा 20 के पावर क्या हो गया, टी। जब बेस बराबर होता है तो घात बराबर हो जाती है, जब आधार बराबर बराबर होता है तब क्या करते हैं, तब हम घात को बराबर दिखा लेते हैं, तब हम घात को घात को बराबर दिखा लेते हैं, दिखा लेते हैं। अर्थात क्या हो जाएगा, ये t बराबर कितना हो गया, t बराबर 3 वर्ष, या छमाही है तो 3 छमाही होगा, कितना हो जाएगा, 3 छमाही हो जाएगा, वर्ष नहीं होगा, 3 छमाही होगा, क्योंकि वहां दिया है ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक दिया है। तो 3 छमाही कह लीजिए, या इसको साल बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 साल हो जाएगा, 1 = 1/2 ईयर्स हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, टी बराबर 3 छमाही या 1.5 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला, एक नगर क्षेत्र की जनसंख्या 5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 12,000 हो तो 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या कितनी होगी। यानी कि कह रहा है कि एक नगर क्षेत्र की जनसंख्या में 5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती है यदि वर्तमान जनसंख्या, यानी पी बराबर दे रखा है, पी बराबर कितना दिया है, 12,000 दिया है, और समय 2 वर्ष पश्चात, एन बराबर कितना दे रखा है, 2 वर्ष, 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, 2 वर्ष हो गया। दर आपको पता है, दर कितना दिया है, आर इक्वल टू दिया है 5% दे रखा है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या पूछ रही, तो मतलब क्या पूछ रहा है, ए पूछ रहा है, 2 वर्ष बाद क्या पूछ रहा है, ए ही तो पूछ रहा है, मिश्रधन तो पूछ रहा है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर पी 1 + R/100 पावर टी। ये तो ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू पूछ रही है, पी की वैल्यू कितनी, 12,000 है, 12,000 इंटू 1 + R की वैल्यू कितनी है, 5, 5 का बटा कितना हो गया, 100 हो गया, पावर टी यानी एन, टी कह लीजिए या फिर एन कह लीजिए, 2 वर्ष दे रखा है। तो 5 × 100, ए इक्वल टू हो जाएगा 12,000 इंटू 5 × 100, ये 20 हुआ, 20 × 1 = 20 और एक 21, कितना हो जाएगा, 21/20 इंटू 2 बार लिख लीजिए, 21/20। तो एक दो, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4 तिहाई 12, कितना कट गया, 3, 30 आ गया। तो ए बराबर कितना हो जाएगा,
ए इजकल टू 30 इंटू 21 इंटू 21, तो 30 इंटू 21 कैसे हमें 441, तो गुणा कर लीजिए। 3 1 का 3, 3 चौके 12 का 2, 3 चौके 12 और 1 13, आया कितना? 13,230 रुपया। सॉरी, 13,230 जनसंख्या आ गई। पहले जनसंख्या 12,000 थी और अब कितनी हो गई? 13,230। यानी 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, या क्षेत्र की जनसंख्या? 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 13,230 होगी, हो जाएगी। ठीक, ये हुआ 13,230। ठीक है दोस्तों, तो इस पे सवाल जो भी आता है बड़ी ही आसानी से सवाल हो जाता है। बस यही चीज आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि वो उसमें क्या कह रहा है। अर्धवार्षिक तो नहीं कह दिया या तिमाही तो नहीं कह दिया। और आपको मेन पहचानना होता है कि कौन सा मूलधन है और इसमें क्या पूछ रहा है। जैसे 12,000, आपको ये चीज पहचानना होगा कि 12,000 ये मूलधन है हमारा, क्योंकि वर्तमान मतलब होता है मूलधन। और 2 वर्ष बाद या 1 वर्ष बाद या 3 वर्ष बाद हमेशा जब भी पूछा जाएगा तो वो मिश्र धन ही पूछा जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो अभी का होता है वो मूलधन होता है, और जो कुछ समय के बाद हो पूछा जाता है वो हमेशा मिश्रधन होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ 2 वर्ष बाद पूछा था। अगला प्रश्न, एक शहर की जनसंख्या 10 लाख से बढ़कर 3 वर्ष में इतना हो जाती है, वार्षिक वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। अब बताइए, इसको भी आसानी से आप सवाल लगा सकते हैं। इसको भी सवाल को आसानी से आप लगा सकते हैं। एक शहर की जनसंख्या दे रखा है, यानी पी बराबर दे रखा है। मैं आपको इसे बना दे रहा हूं, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। पी दे रखा है और 3 वर्ष में इतना हो जा रही है, यानी इसमें क्या हो? ए ए दे रखा है 11,57,625, ये दे रखा है। वार्षिक दर वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष, समय कितना दिया है? टी बराबर 3 वर्ष दिया है। अब इसमें आर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? आर। तो ए वही फार्मूला लगा लेंगे, ए बराबर पी 1 + R/100 पावर टी। तो ए का वैल्यू कितना है? 11,57,625 बराबर पी कितना दिया है? 10 लाख दे रखा है। कितना? 10 लाख। और 1 + R की वैल्यू कितनी है? तो आर तो ही पूछ रहा है ना, R/100 पावर टी का मान कितना है? 3 है। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे? 11,57,625 के बटा कितना? 10 लाख। अगर आपको याद हो तो ये पिछली क्लास में हम इसको कैलकुलेट कर किए थे, इसका भाग दिए थे, 25 से भाग दिए थे तो कुछ आया था। तो 21/20 की पावर 3 आया था, R/100 पावर 3। ठीक है, इसको भाग दिया गया था, सेम यही था पिछली क्लास में। आप ध्यान दीजिए, अगर पिछली क्लास देखे होंगे तो आपको पता होगा कि सेम यही सवाल था उसमें भी। सवाल का मतलब जो ये कैलकुलेट है, जो कैलकुलेशन करना है इसका, ये वही था। तो इसको हम क्या किए थे? अ, अच्छा, चलिए अच्छा काट लेते हैं, देखते हैं। 5 से अगर काटेंगे, 25 से काटिए। 25, 25 × 50, 25 × 4 = 100 हो जाएगा ना? 11, 25 × 4 = 100 हो जाएगा। और 25 × 4 = 100, बचा 15, 25 × 6 = 150, 25 × 6 = 150, 25 × 3 = 75 हो गया। ठीक है, 25 × 3 = 75 हो गया। और उसके बाद 25 से भाग देना है, ठीक है। 25 × 3 = 75, फिर जीरो हुआ। 25, 25 × 5 = 100, 25 कैंसिल हो गया। और ये हो गया 25 × 4 = 100, यानी कि ये कितना हो गया? बचा कितना जीरो? 4 जीरो, बराबर 1 + R/100 पावर 3। अब इसको काट लीजिए। 5 से काटिए, देखिए 5 से कटेगा, या 25 से काटिए। 25 × 1 = 25, 46, 25 × 1 = 25, 25 × 5 = 30, 10 = 40,
छः 46। ठीक। 0.5 चला जाएगा, 5 से काटिए, 5 से काटिए। 5 नवा 45। बचा कितना? एक। 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 5 एक्का 5, और बटा इधर कितना हुआ? 5 अट्ठे 40। ठीक। बराबर कितना हो गया? 1 + r/100 पावर 3। ये हो गया। अब बताइए मुझे कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो आप ये कहेंगे कि ये हो जाएगा 21 का क्यूब है। 21 21 से हमने 441। ये हो जाएगा 21, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा, है ना? ये वाला 21 हो गया, 21 के बटा 20, 21 के पावर 3, 21 का 3 बार गुणा करेंगे तो नहीं 9261 आएगा, और 20 का 3 बार मल्टीप्लाई करा जाएगा तो 8000 आएगा। और बराबर क्या हो गया? 1 + r/100 पावर 3। तो बताइए, 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 21 के बटा 20 बच गया, 21 के बटा 20, और बराबर 1 + r/100। ये हुआ। ठीक ना? आर पूछ रहा है, तो हम यहाँ से घटा लेंगे इसको। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, r/100 बराबर 21 के बटा 20 और माइनस 1 कर देंगे। तो r/100 बराबर कितना है? 20 एक्का 20, 21 में से 20 गया, एक, एक के बटा 20, 20 पंचे 100। आर इक्वल टू कितना आ गया? 5%। शायद ये सवाल सेम वही तो सवाल है पिछली वीडियो में, यानी पिछली क्लास में हम बताया गया है ये चीजें। जो पिछली क्लास थी उसमें शायद ये भी सवाल सेम बताया गया है। ठीक। तो आर इक्वल टू कितना आ गया? 5%। यही आंसर हो गया। ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल दिया है 3/4, और सवाल कट गया है। 3/4, इसको सही कर लीजिए। 3/4 कोष्टक बंद, फिर -2 हो जाएगा, उसके बाद भागे 2/3। 2/3 के पावर कितना? -4। इसी को सरल करना है। 2023 में प्रश्न पूछा गया पिछले साल। ठीक है। तो देखिए, अब 3/4 है ये, है ना? 3/4 पावर -2 भागे 2/3 पावर -4 है। तो पहली बात तो आप इस माइनस को हटाना चाहेंगे, है ना? इस माइनस को आप हटाना चाहेंगे। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। ये इस तरीके से लिखा है, 3/4 भागे -2 है, और भागे कितना दिया है? 2/3 के पावर कितना? -4। अगर हम इसको उल्टा कर दें, उलट दें, 4 को ऊपर कर दें, 3 को नीचे कर दें, और ये हो जाएगा स्क्वायर। अब माइनस हट जाएगा, इसको बताया भी गया है इस तरीके का। उसके बाद अब इसको भी हम उलट दें, 3/2 कर दें, 3/2 के पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक। अब अगर हम और भी कुछ करना चाहते हैं, तो इसको हम मल्टीप्लाई करा दें, 4 चौके 16, 16 के बटा 9 भागे क्या? 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 81 के बटा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब और भी कुछ करना है इसको अगर चाहते हैं आप, तो 16/9 को ऐसे रख दीजिए। यहाँ गुणा करेंगे तो जब ये भाग है, भाग में जब गुणा करते हैं, चिन्ह उल्टा करना चाहते हैं, बदलना बदलना चाहते हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा? ऊपर ये जो हर है वो अंश बन जाएगा, और जो अंश है वो हर हो जाएगा। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये जो भाग है, भाग के चिन्ह को हम परिवर्तित कर दिए गुणा में। जब गुणा में करेंगे तो ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा। ठीक। तो हो गया। अब देखिए, काटिए, कुछ कट रहा है? अगर कुछ कट जाए तो काटिए। 16 है ये, 16, 16 16 में 256। तो ये हो गया, 16 16 में 256 हो गया। और 9 1 का 9, 9 8 72, 729। यही आपका उत्तर हो गया। 2023 में प्रश्न पूछा गया है। कुछ भी नहीं करना था, बस ये हम ये देखिए, जो पावर है माइनस में है, इसको हम पावर को पहले माइनस को प्लस में बनाते हैं। और माइनस को प्लस में बनाने के लिए क्या करना होगा? हर को, हर और अंश को उलट देना होगा। तो हर को ऊपर कर दिया, अंश को नीचे, तो ये जो माइनस था ये प्लस हो गया। इस तरीके से इसको भी कर दी। अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं भाग है। भाग को अगर हमें हल करना है, या तो आप भाग विधि से इसको नीचे ले जाइए, अन्यथा क्या करिए, इस भाग के चिन्ह को भी गुणा में परिवर्तित कर दीजिए। जब गुणा में परिवर्तित किए तो 16 ऊपर चला गया, 81 नीचे चला गया, और बड़ी आसानी से आपका आंसर हो गया।
अगला प्रश्न, 2 की पावर 5 इंटू 16 की पावर -2 भागे 2 की पावर -3 को सरल कीजिए। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इंटू ये 1 के बटा हम 16 की पावर 2 लिख लेंगे, क्योंकि ये 10 माइनस है। माइनस को अगर आपको हटाना है तो क्या करना होगा, एक को इसको बटा ले जाना होगा, और भागे कितना है, 2 की पावर -3 है। ठीक, तो हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं। कैसे, इसको कर लेते हैं, 2 की पावर 5 का मतलब 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 हो गया, इंटू 1 के बटा 16 इंटू 16 हो जाएगा, और ये भागे क्या हो जाएगा, 1 के बटा 2 की पावर 3 हो गया। अब देखिए 16 दूना 32, 2 हो गया, और 2 अट्ठे 16, 8 हो गया, यानी 1 के बटा 8 बचा। इस भाग को गुणा में लगाइए और नीचे, ये नीचे वाला है इसको ऊपर ले जाइए। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 के बटा 1 कैंसिल। आंसर कितना आया, 1। उत्तर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, कितना आ गया उत्तर, 1 हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से प्रश्न हल होते हैं, बड़ी आसानी से आ जाएंगे। चलिए अगला 52 नंबर कह रहा है, 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 है, और 2 की पावर 8 के होल पावर 5 दिया है। ठीक, तो पहले कुछ मत करिए, पहले आप कोष्टक के अंदर को हल कर लीजिए। 2 के पावर 5 और भागे दिया है 2 के पावर 8 के होल पावर 5, और भागे कितने दिया है, 2 के पावर 5। अब देखिए भाग में घात घट जाता है कब, जब आधार समान रहता है तब। तो ये यहाँ भी आधार 2 है, यहाँ पे भी आधार 2 है, तो घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 5 और -8 के बटा कितना हो जाएगा, 5 - 8 के पावर कितना हो, 5 हो जाएगा। भागे कितना हो गया, 2 के पावर 5 हो गया। ठीक है, 8 में से 5 गया, -3, 2 के पावर -3 के पावर कितना, 5 है, और भागे कितना है, 2 के पावर 5 है। तो इसका गुणा करेंगे, 5×3 = 15, 2 के पावर कितना हो गया, -15, और भागे कितना हो गया, 2 के पावर 5 हो गया। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 के पावर -15 लिख लेंगे, -15, और बटा, ये भाग का मतलब बटा करेंगे 2 के पावर 5। अब जब बेस बराबर है तो फिर हम घटा लेंगे, 2 के पावर 15 -15, और ये -5 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ गया, 2 के पावर -20। कितना आ गया, 2 के पावर -20 आ गया। ठीक है, अब 2 के पावर -20, इसको हम अगर माइनस को प्लस करना चाहते हैं तो 1 के बटा लिखेंगे, 2 के पावर 20 लिख लेंगे, यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर होगा। अगला, 400 का 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। पी बराबर दे रखा है 400 दिया है, आर बराबर दिया है 10% दे रखा है, और टी बराबर दिया है 2 वर्ष रखा है, दिया है टी बराबर 2 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, सी आई यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर ए माइनस पी, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ए मतलब, ए बराबर फार्मूला होता है, ए बराबर पी 1 + R/100 पावर टी माइनस पी। ए बराबर ये इतना फार्मूला होता है, आपको पता है ए बराबर इतना फार्मूला होता है, तो हमने डायरेक्ट मान रख रखा है, डायरेक्ट फार्मूला ही रख दिया है। इसके बाद अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। पी की वैल्यू कितनी है, 400 है, और 1 + R की वैल्यू कितनी है, 10 के बटा 100 हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, समय दिया है, और -400 हो जाएगा। तो 10 दहम में 100 आया कितना, 10, 10 × 1 = 10, 11, यानी हो गया 400 इंटू 11/10। कितनी बार, 2 बार लिख लीजिए, क्योंकि घात 2 है, घात कितना है, 2 है। तो 11/10 और माइनस कितना हो गया, 400 हो गया। एक ही लाइन में आंसर हो जाएगा। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए, तो 11 11 में यानी क्या बचा, 4 इंटू 11 11 में 121 -400। तो गुणा करिए, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, 4 × 1 = 4 -400। जब 484 में से 400 घटाएंगे तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आ जाएगा कितना, 84। कितना आ गया, 84 इसका आंसर आ गया। वो क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज आया हुआ है। क्या आया है, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया।
चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ? 84 रुपया हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 2 के पावर 5 इंटू 16 पावर -2 भागे 2 पावर -3 को सरल कीजिए। इसको सरल करना है तो चलिए हल कर लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 2 के पावर 5 का मतलब 32 हो गया, इंटू इसको लिख सकते हैं 1 के बटा 16 के पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और भागे क्या कर लें, 1 के बटा 2 के पावर 3 डायरेक्ट कर रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि कई सवाल बता चुके हैं इस पर। ये हो जाएगा 32 इंटू 1 के बटा, इसको हम लिखेंगे 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, और भागे 2 के पावर 3 का मतलब 8 हो गया। तो 16 दूना 32, 2 अट्ठे 16। यही सवाल तो अभी हुआ है। तो कितना आया? 1 के बटा 8। अब भाग है, गुणा करिए, 8 के बटा 1 कैंसिल, आया कितना? 1। बार बार वही प्रश्न रिपीट कर दिया है। फिर एक ईंट की लंबाई चौड़ाई और मोटाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर। क्यों भाई, क्या हो गया? वही सवाल बार बार आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं रिपीट में लिख दिया गया फिर से? हाँ, एक मिनट चेक कर लेते हैं। एक ईंट की, नहीं ठीक है, ठीक। एक ईंट की लंबाई चौड़ाई था, मोटाई दिया है 25, 10 और 7.5 सेंटीमीटर। 5 मीटर लंबी और 3.5 मीटर ऊंची और 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंट लगेगी? सवाल बताया गया है। बस थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि वहां पे क्या किया था, एक ईंट की लंबाई चौड़ाई और मोटाई, पहले वहां दीवार का दिया था, उसके बाद तब ईंट का दिया था, और यहाँ पे पहले ईंट का दे दिया है फिर दीवार का दिया है। बाकी सेम सवाल बताया गया था। जब आपको बताया जा रहा था, कौन सा सवाल, शायद 45 नंबर का सवाल बताया गया था। सेम यही सवाल है, इसको लगा लीजिएगा आप वहां से देख कर। अगला प्रश्न कह रहा है 5,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। फिर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, फिर वही फार्मूला लगा दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या? A-P। ए का फार्मूला क्या होता है? ए बराबर P1 + R/100 पावर T माइनस P। यहाँ पे रखिएगा, सवाल आ जाएगा। P की वैल्यू कितनी है? वैल्यू रख दीजिए 5,000 है, और 1 + R की वैल्यू 10 के बटा 100 के पावर T कितना है? 3 - P। इसको हल कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। अब इतना तो हल कर सकते हैं आप, क्योंकि सवाल बताया जा चुका है इसी तरीके का। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 12 y² - y - 1 का गुणनखंड कीजिए। क्या दिया है? 12 y² - y - 1, इसका गुणनखंड करना है। तो 12 1 का 12, 12 का ऐसा खंड करिए, घटाने पे 1 आ जाए। तो 4 3 12, 4 में से 3 गया 1, हो जाएगा 12 y² - 4y माइनस कितना हो जाएगा? 4y और +3y, 3y + -1। यहाँ कॉमन क्या लेंगे? 4y कॉमन लेंगे, नहीं 4 × 3 = 12, ठीक है 4y कॉमन लेते हैं। जब 4y कॉमन लेंगे, 4 × 3 = 12, 3y बचेगा और -1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 3y - 1। जो इस कोष्टक में है वही इस कोष्टक में भी है, अर्थात हमारा गुणनखंड सही है। तो इन दोनों कोष्टक में से एक को उतार लेंगे, और एक कोष्टक में हो जाएगा 4y + 1 हो जाएगा। तो एक कोष्टक में हो जाएगा 4y + 1 हो गया, और अगले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? 3y - 1 हो जाएगा। आंसर आपका यही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 5,000 की कर्ज पर रामू 2 वर्ष बाद 640 साधारण ब्याज देता है। ब्याज का दर प्रतिशत कितना होगा? कह रहा ब्याज का दर प्रतिशत कितना हो जाएगा, यही कह रहा है। 5,000 के कर्ज पर रामू ने 2 वर्ष बाद इतना साधारण ब्याज देता है। तो क्या दिक्कत है भाई? सवाल बड़ी आसानी से आ जाना चाहिए। ठीक, 5,000 के कर्ज पर, यानी मूलधन कितना दे रखा है आपका? 5,000 रुपया। साधारण ब्याज के तर्ज पे लगाना है तो लगा दीजिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय
बटा 100, यही है। तो मूलधन कितना दे रखा है, 5,000 रुपया दिया है। और दर कितना दे रखा है, दर दिया है भाई, दर नहीं दिया है क्या, हाँ दर ही तो पूछ रहा है। साधारण ब्याज दे रखा है, ये साधारण ब्याज दिया हुआ है 640 रुपया। 640 साधारण ब्याज दिया है, दर पूछ रहा है आर, समय कितना दिया है, 2/100। ठीक। तो अब यहां से काट पीट दीजिए आप, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना, बच गया 640/50 इंटू 2 बराबर दर आर। ये तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 बटा 5 बराबर आर। तो हो जाए कितना, 32। आर इक्वल टू हो जाएगा 32 के बटा 5, मतलब 5 छंग के 30 और 5 चौके 20, 6.4%। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 6.4% आ गई, आर की वैल्यू आएगी। ठीक है, कितना आ जाएगी, 6.4, यानी जो ब्याज का दर होगा वो कितना हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा। अगला करा 243 एक पूर्ण घन है, किसका, पूर्ण घन किसका है। तो ये पूर्ण घन किसका हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तिया 81, तिया 243 पूर्ण घन है। अगर हम 243 से खंड करेंगे तो क्या होगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तिया 81, तिया 243। तो घन मूल मतलब ये कहाँ लग रहा है भाई, घनमूल, ये तो 3 आ गया। चलिए, 3 का एक पूर्ण घन बन जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तिया 81। लेकिन पूर्ण घन ऐसे नहीं होता है, जैसे पूर्ण घन का मतलब ऐसा होगा 3 का घन करें और 243 हो जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। तो इसका ये 30 जो 243 दिया है, ये 243 नहीं होना चाहिए था। ये अगर बात करें 243 का, तो यहाँ 343 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, जब 343 होता ना, तब हम इसका खंड करते, तो ये करते 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 × 7 = 343, तब ये 7 का पूर्ण घन होता। लेकिन यहाँ पे घन नहीं बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल इन्होंने सही नहीं दे रखा है। ठीक है, पूर्ण घन का मतलब उसका घन होना चाहिए। ये तो 5 टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स हो गया। अगर एक 3 और रहता, तब 3 त्रिका 9 का घनमूल कुछ और बनता। ठीक है ना। तो ये 243 ने उनको दे रखना चाहिए था क्या, 343 देना चाहिए था। तो इसके अनुसार सवाल तो ये गलत है। चलिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, क्या 729 एक पूर्ण घन संख्या है। कह रहा है क्या 729 एक पूर्ण घन संख्या है। हाँ, ये हो जाना चाहिए। अब हम 729 का करेंगे, तो क्या करेंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तिया 81, तिया 243, 243 तिया 3 त्रिका 9 यानी 729। हाँ, ये पूर्ण घन संख्या है, 3 3 यानी किसका है ये, 9 का, 3 त्रिका 9 का। क्योंकि इसको हम कर सकते हैं 9 9 81 9 729। ठीक। तो ये हमारा जो, क्या 729 एक पूर्ण घन संख्या है, तो आप लिखेंगे हाँ, ये एक पूर्ण घन संख्या, एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक। क्या है ये, एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है। चलिए, अभी कितने सवाल हैं देख लेते हैं, या ये इस क्लास में हो जाएगा या फिर नहीं। चलिए, 4 5 सवाल और बचे हुए हैं, हो जाना चाहिए। करा 1/8 इंटू 3 पावर -3 को सरल कीजिए। भैया ये भी बिल्कुल आसान सवाल है। 1/8 दिया है, इंटू 3 की पावर -3। हमने क्या बताया था कि अगर घात माइनस में है तो उसको प्लस बनाने के लिए, अगर ऊपर है तो उसको बटा में कर लीजिएगा, 1/3 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक।
तो हो गया कितना, 1/8 बटा 3 त्रिका 9 त्रिके कितना हो गया, 27। ठीक, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। 8 का गुणा करिए, 8 7 56 का 6, हाथ लगा 5, 8 दूनी 16, 4 20 21 216। तो ये हो जाएगा 1/216। अब 216 इसको हम लिख सकते हैं 1/6 के पावर 3 लिख सकते हैं। 6 6 36 छक्का 216, 1/6 के पावर 3, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला, एक ठोस घनाकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 दे रखा है। क्या दिया है? संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया है, 216। इस टुकड़े का आयतन ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठ कैसा है, ये घनाकार है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया है, 216। और घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर फार्मूला क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 216। तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, 216 के बटा 6 हो जाएगा, भाग दीजिए। 6 त्रिक 18, 2 20 छचाक 36, ये हो गया। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 36। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर ए की वैल्यू 6 आ जाएगी। जब ए की वैल्यू 6 आ जाएगी तो घन का आयतन निकाल दीजिए। घन का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो क्या हो गया, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36 छक्का 216। क्या आ गया, 216। किसमें दिया है, सेंटीमीटर, ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात करना है तो आप पहले क्या लिख लेंगे, भार लिख लेंगे किलोग्राम में। ठीक, और उसके बाद बारंबारता लिख लेंगे, और इसको मान लीजिए कि ये यक्स है, तो ये क्या है, ये यफ है। अब क्या निकालेंगे, एफ इंटू यक्स, ऐसा सवाल बताया गया है। यहाँ से आप लिख लीजिएगा, लिखने के बाद गुणा करने के बाद गुणा कर लीजिएगा। फिर गुणा करने के बाद आप क्या करेंगे कि फार्मूला होता है इसका क्या, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर हो जाता है माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये सवाल बताया जा चुका है, ऐसा सवाल सेम बताया गया है, बस केवल यहाँ पे अंक का हेर फेर होगा, बाकी चीजें बिल्कुल वही बताई गई हैं। तो इसलिए अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे, पिछली क्लास लिए होंगे, तो आप आसानी से सवालों को लगा लेंगे। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है प्लीज आप उसको कमेंट करके अवश्य बताइएगा, इसका आंसर कितना आ रहा है। अच्छा अच्छा नंबर। अगला कह रहा है, यदि लखनऊ से आगरा की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 3:8 का अनुपात हो। कितने का अनुपात हो, 3:8 का अनुपात हो, और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 किलोमीटर हो, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी का अनुपात दिया है। तो लखनऊ से आगरा दिया है, लखनऊ से आगरा, ये लखनऊ से आगरा की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी, लखनऊ से आगरा की दूरी बटा लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी बराबर अनुपात कितना दिया है, 3:8 दे रखा है। जब 3:8 दिया हुआ है तो आप ये बताइए कि लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी कितना है, 200 किलोमीटर है। लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 है, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी, भैया कानपुर नहीं होगा, यहाँ पे आगरा होगा। या तो यहाँ आगरा दिया है तो यहाँ कानपुर दे रखा है। तो इसको सही कर लीजिए, इसको आगरा कर लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा, लखनऊ से आगरा की दूरी पूछ रहा है। तो लखनऊ से
लखनऊ से आगरा की दूरी बटा लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी कितना दिया है 200 किलोमीटर। 200 बराबर हो जाएगा 3 को बटा 8। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए तो हो जाएगा कितना। लखनऊ से लखनऊ से आगरा की दूरी इक्वल टू हो जाएगा 3 × 200 के बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, फिर 2 से काटेंगे 2 × 25, तो कितना आया 3 × 25, 25 × 75 किलोमीटर। कितना आया। लखनऊ से आगरा की जो दूरी है वो कितना है 75 किलोमीटर दिया है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 75 किलोमीटर। ठीक, चलिए अगला सवाल। एक घनाकार ठोस का आयतन दे रखा है। क्या दिया हुआ है। घनाकार ठोस का आयतन, उसका पृष्ठ एवं विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो घन का ठोस घनाकार आयतन दिया है। ठोस का आयतन 125 दिया है और घन ये है कैसा, घन के आकार का है। घन के आकार का है यानी दे रखा है ए क्यूब। ए क्यूब बराबर दिया है कितना 125। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 50 25 पंचे 125, ए बराबर 5 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, उसका पृष्ठ। तो घन का पृष्ठ होता है यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। घन का पृष्ठ कहिए या संपूर्ण पृष्ठ कहिए, पृष्ठ बराबर क्या होता है 6 × भुजा स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 6 × 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 × 5 25, 25 × 6 = 150, 6 × 5 = 30 का 0, 6 × 2 = 12, 3 15, कितना आ गया 150 आ गया। क्या आ गया 150 हो गया। ठीक है, किसमें दिया है सेंटीमीटर, ये वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा 150। और क्या पूछ रहा है विकर्ण, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण बराबर होता है भुजा √3। तो भुजा कितना दे रखा है, भुजा ए आया है 5, तो 5 √3। एक उत्तर आपका ये हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये वाला हो गया। ठीक, ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न कोई, बस खत्म यहीं पे। देखिए 2 3 प्रश्न नहीं हम यहाँ पे हल कराएं क्योंकि वो बहुत लेंदी है और वो आता नहीं है प्रश्न। जैसे पूछता है आयतन की परिभाषा, ये सब टाइप का जो सवाल है, इसलिए इसको यहाँ से स्किप कर दिया गया है, हटा दिया गया है, क्योंकि वो प्रश्न आते नहीं है और बहुत लेंदी है, लिखने वाले थ्योरेटिकल है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत लेंदी है, तो फालतू चीजों को पढ़ने से क्या मतलब है। तो 3 4 क्वेश्चन ऐसा था जो बहुत लेंदी था, बताने के लिए मैं आपको बता देते, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता उसका, एग्जाम में कभी पूछा भी नहीं जाता है और दूसरी चीज बहुत लेंदी हो जाता है वो। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो या फिर जिस तरीके का, अगर आप इसके पहले का नहीं देखे होंगे वीडियो, इसके पहले की क्लास आप नहीं देखे होंगे, तो आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा। 3rd सेमेस्टर के राजन की सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहां पे देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन कराए गए हैं अच्छे तरीके से, वहां से देख देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आप इसको रिवाइज, इसको भी देख करके सारे जितने भी मैथ की जितनी क्लासेस सबको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको ना हो। और ये गारंटी है कि आप अगर इसे 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, यानी 20 से लेके 21 22 नंबर तक आपके आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आपको क्लास कैसे लगी आप प्लीज कमेंट करके और अपनी एक लाइक दे करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आपका जो फीडबैक ही होता है वो हमारा एक मनोबल बढ़ाने का कार्य करता है। अगर आप लाइक कर दे रहे हैं और कमेंट कर दे रहे हैं तो हमारे मनोबल को बढ़ाने का कार्य करता है, जिससे हम और भी बेहतर चीजों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो और वैसे भी हम लोग को जीवित होने का प्रमाण देते रहना चाहिए।
अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे जीवित होने का प्रमाण का मतलब ये है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो एक लाइक और एक कमेंट और शेयर तो कर ही देना चाहिए। बस आपके लिए इतना ही होता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, ओके।